तो बेटा आज हमारा आ रहा है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन का थर्ड यूज, जहां हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का। ठीक है, हमारा टॉपिक है टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शुरू करते हैं। क्या किया जाएगा इसके लिए? तो हमने थोड़ा सा बेसिक असम्पशन, बेसिक डायग्राम थोड़ा बना के रखा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो वही पोटेंशियोमीटर लिया जाएगा। पोटेंशियोमीटर क्या है पता है आपको? एक वायर होती है, यूनिफॉर्म वायर, जो दो टर्मिनल के बीच में बांधी जाती है। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना बोलते हैं? आर, लेंथ को बोलते हैं एल। सेम हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कितना मान रहे हैं हम लोग? आर, और लेंथ कितना मान रहे हैं? एल। ये रेजिस्टेंस किसका है? पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर, लेंथ की वैल्यू एल। उसके प्राइमरी सर्किट के अक्रॉस क्या क्या लगाया बेटा आपने? बैटरी लगाया है, बी डैश, है ना? ये है प्राइमरी सर्किट। बार बार आपको पता है कि वायर के सामने वाला जो रीजन होता है वो होता है उसका प्राइमरी सर्किट। इस प्राइमरी सर्किट में हमने बैटरी लगाई है, बी डैश, प्लग की लगाई है और रियोस्टेट लगाया है। तीनों कैसे कनेक्ट किए? स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिए हैं। कनेक्ट करते हो कि ध्यान देना है कि इन सच वे दैट इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू दैट पॉइंट। ठीक है, जहां पर आपको ए कनेक्ट हुआ है, मतलब ए वाले पॉइंट पे हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जाना चाहिए। लिखा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ए। और वही रियोस्टेट का लोअर टर्मिनल हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। रियोस्टेट का लोअर टर्मिनल, देखो ये लोअर टर्मिनल की टैपिंग हुई है आपके पॉइंट बी पे। ये था प्राइमरी सर्किट। अब चलते हैं सेकेंडरी सर्किट कहां पर रहा है। तो सेकेंडरी सर्किट कहीं भी इधर बनते हैं, और इस सेकेंडरी सर्किट में आज हमारे पास हमें लगाना है एक सेल। तो सुनो, अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट, अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट a sale of EMF, a sale of EMF, यू में से E या यू में से एक ही सेल है, आप चाहो तो E लिखो या E1 लिखो, चलो अकेला सिंगल सेल है। सेल ऑफ EMF E1, जिसके अंदर ही हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, उस सेल ने खुद अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस कैरी करके रखा है। हैविंग इंटरनल R is connected in such a way that the positive terminal, in such a way that the positive terminal, आपके सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो आप E1 लगाने वाले हो, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए। मतलब आपके जो एक्सटर्नल सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में जो ईएमएफ आने वाला, सेल आने वाला है, जिसका ईएमएफ कितना माने हैं? E1, जिसके इंटरनल कैसा है? R, उसको कनेक्ट तो करना है, बट इस तरह से कि उस सेल का पॉजिटिव भी कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? ए पे। ए पे मतलब जहां मेरे बैटरी का क्या कनेक्ट हुआ है? पॉजिटिव। जहां मेरे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है। चलो मैं अभी सेकेंडरी सर्किट बनाना शुरू करता हूं। ये मैंने सेकेंडरी सर्किट के लिए लाइन आगे खींचा, और यहां मेरा सेकेंडरी सर्किट अभी आ रहा है। इस सेकेंडरी सर्किट में मुझे, जैसे मैंने आपको बोला, एक सेल कनेक्ट करना है। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया एक सेल, जिसका ईएमएफ मैं मान रहा हूं E1, और इसके अंदर ही खुद इसने एक रेजिस्टेंस होल्ड करके रखा है, स्मॉल r नाम का, दिस इज स्मॉल r। और ऐसा आपका ये पूरा डिवाइस पैक्ड है, मतलब आपके सेल के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। दिस इज द केस। ठीक है, और हमने ये बोला कि इसका पॉजिटिव उस जगह कनेक्ट करना है जहां बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है। पहली चीज, while इट्स निगेटिव, उसका फिर निगेटिव कहा जाएगा सर? इट्स निगेटिव इज कनेक्टेड
to a moving coil galvanometer with the help of jockey। उसका निगेटिव जाएगा बेटा एमसीजी के पास में और सामने विद द हेल्प ऑफ वो जॉकी कनेक्ट होने वाला है, मतलब जॉकी की तरफ टर्मिनल जाने वाला है। दैट मीन्स इस सेल का निगेटिव बाद में इसको पैक करना है, खत्म नहीं हो रहा है। इसका निगेटिव देखो, निगेटिव टर्मिनल क्या, यहां से बाद में इधर कनेक्शन निकलने वाला है। इस कनेक्शन में हम यहाँ पर लगाने वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर को हम लोग यहाँ कनेक्शन देने वाले हैं जॉकी जे की तरफ। ठीक है, तो रिपीटेड समझा रहे हैं और एक बार मिटा के बना के बता दे रहे हैं कि देखो इस सेल का आपका जो निगेटिव है ये इस टर्मिनल से जाएगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगेगा और वाया जॉकी वो आपके टैपिंग के लिए इधर में आ जाएगा। फिर सर ये ऊपर का सर्किट से क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं, अक्रॉस दिस सेल, इस सेल के अक्रॉस, ठीक है, ध्यान देना है, उस लाइन को नीचे लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF E1 a रेजिस्टेंस बॉक्स, और यू में से रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस काउंट करते हैं कोई भी एक, तो वहां से रेजिस्टेंस बॉक्स से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेंगे जिसकी एक वैल्यू फिक्स करेंगे रेजिस्टेंस की R। रेजिस्टेंस बॉक्स ऑब्लिक वेरिएबल रेजिस्टेंस R इज अलॉन्ग विथ, इसके साथ में अलॉन्ग विथ प्लग की K1 is connected in a series combination। तो इस सेल के अक्रॉस हमें यहां लगाना है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसके बाजू में यहां पर एक नई की लगानी है प्लग की K1, और ये इसको पैक कर दिया जाएगा इस तरीके से यहां पर। दिस इज द वे द कंप्लीट सर्किट डायग्राम इज टू बी। ऐसा आपका कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। यहां एक प्लग की लगी है K1, और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एरो मार के भी दिखा सकते हो। वेरिएबल उसको एक तो R भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, या वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे क्रॉस मार देते हैं एरो वाली, और उसके ऊपर R, तो वहां से R नाम का रेजिस्टेंस चॉइस किया गया है। तो इस तरह से होता है हमारा बेसिक डायग्राम अभी कंप्लीट, तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं इसके वर्किंग के तरफ। डायग्राम हुआ, डायग्राम का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बना, डायग्राम कैसी बनी है करके। अब बारी आती है वर्किंग की। एट फर्स्ट ध्यान देना है, फर्स्ट कंडीशन के दौरान हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपको आपकी पहली की जो है करेक्ट, इस प्लग की को ऑन रखना है, शुरू करना है, और दूसरी जो की है प्लग की K1 इसे ऑफ रखना है। पहली कंडीशन हमारी है, फर्स्ट कंडीशन के दौरान हमारा मेन जो प्लग की है पहला वाला K नाम का जो प्राइमरी सर्किट में लगा है उसे ऑन करेंगे, और प्लग की K1 को क्या रखेंगे, ऑफ। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, स्विच ऑन द प्लग की K एंड K1 बिकम्स ऑफ एट दैट टाइम। सो ये बैटरी जैसे प्लग की यहाँ पर ऑन करो, बटन शुरू करोगे, बैटरी क्या डेवलप करेगी, करंट। बैटरी विल डेवलप द करंट, और ये करंट फ्लो होगा थ्रू द वायर। तो हम तो पता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की, यहां से जाने वाला करंट क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म करंट फ्लो होगा थ्रू आउट द वायर अनडाउटेडली, नो इश्यूज। बट क्योंकि हमने इस पॉइंट पे ए पे हमने सेकेंडरी सर्किट भी कनेक्ट किया है, तो यही करंट आए इधर जाएगा। अब क्योंकि ये बटन बंद है तो ये ऑफ है तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किटेड की K1। इसको ऑन ऑफ की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, जो ज्यादा अच्छा समझ में आता है।
की क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज मतलब वायरिंग की, आपको पता क्लोज मतलब बंद, बंद नहीं होता है, वायरिंग किया गया है। और K1 को ओपन रखा गया है, ओपन सर्किटेड रखा गया है, मतलब उसको वहां पर कनेक्शन पैक किए गए नहीं है फर्स्ट टाइम पे। तो होगा क्या, इस ये करंट यहां से नहीं जाएगा बिकॉज इट इज ओपन सर्किटेड। तो आपको अगर ओपन नहीं लगता तो ये आप लिखिए ऑफ है, तो ये करंट जाएगा बेटा यहां से, फिर ये करंट जाएगा यहां से, यहां से, यहां से, और क्योंकि ये कनेक्शन हुआ है तो धीरे 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 इधर से कनेक्शन मिलेगा, और यही करंट किसके अंदर जाएगा, गैल्वानोमीटर के अंदर जाएगा। दैट मीन्स उस केस में आपका E1 ऑपरेट में आ जाएगा। और जैसे ये करंट जाएगा तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे गैल्वानोमीटर से करंट जाएगा, अगेन गैल्वानोमीटर विल शो द सम डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, अगेन वही सब चीजें, बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर पर ऊपर इस जॉकी को टैप करते 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 फाइंड आउट करना है एक नल पॉइंट। क्या फाइंड आउट करना है, नल पॉइंट, जहां पर आपको आपका गैल्वानोमीटर शो करे जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है नल पॉइंट, अगेन वही नल पॉइंट निकालना है डी नाम का, जहां गैल्वानोमीटर क्या शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन। अगेन मेजर करनी है आपको आपके एडी की लेंथ, फाइंड आउट द नल पॉइंट डी एट विच गैल्वानोमीटर शो करेगा जीरो डिफ्लेक्शन। और आपको आपके एडी का लेंथ मेजर करना है। चलो मैं एडी के लेंथ को बोल देता हूं, लेट इट बी L1, पहली कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन। तो क्या मिली बेटा, वो बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो चलो लगाते हैं वापस वही, यहां सब फॉर्मूला किस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, आपके पोटेंशियोमीटर पे। तो अकॉर्डिंग टू हम इस्तेमाल वही कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे आधार पर सेकेंडरी सर्किट में ये जो करंट जा रहा था E1 के थ्रू, तो E1 ऑपरेट हो रहा है, और E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, तो फॉर्मूला बनेगा I इंटू सिग्मा इंटू L1, I सिग्मा L1। ठीक है, क्योंकि इस आपको E1 बोला था, इसकी बैलेंसिंग लेंथ को बोल दिया L1। और आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है V इज इक्वल टू I सिग्मा L। ये होता है बैटरी के लिए। बेसिक बैटरी का असम्पशन हमने बेसिक कंसेप्ट में कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर में देखा है। अभी हम पढ़ रहे हैं इसके यूजेस। तो यूज में हम लोग क्या लगाते हैं, सेकेंडरी सेल्स। तो सेल का ईएमएफ यहाँ पर काम में आता है। तो सेल के ईएमएफ की यूजेस जो होते हैं वो सेकेंडरी सर्किट में होते हैं। तो इस तरह से पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अब सेकेंड वर्क में क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन में बेटा ये तो ऑन रहेगा क्योंकि ये प्राइमरी सर्किट है, जब तक ये चालू नहीं करोगे तो करंट जनरेट होगा ही नहीं। तो फर्स्ट जो की है वो तो ऑन ही रहेगी। अब जब जो आपकी ऑफ थी ना उसको भी आपने ऑन कर देना है, मतलब इस K1 को भी क्या करना है, ऑन। साइंटिफिक भाषा में बोले जाए तो पहली तो की क्लोज है ही, बाजू वाले की को भी क्या करना है, क्लोज। बेटा क्लोज का मतलब वायरिंग में पैक करना, ठीक है, वायरिंग पूरी कंप्लीट करना है ना। ओपन का मतलब ओपन सर्किटेड, सर्किट कॉम्बिनेशन हुआ नहीं है। इसलिए अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो ये लिहाज रखना कि अपन ने बटन को ऑन किया, ऑन किया मतलब करंट शुरू, आपको समझ में आता है ऑन एंड ऑफ। तो मतलब इसकी को इसको भी ऑन रखा है, इसको भी ऑन रखा है। जैसे ये ऑन रखोगे मतलब ही उस की को क्लोज करोगे, रास्ता प्रोवाइड करोगे करंट जाने का। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये करंट यहां से भी तो जाएगा इस तरह से, यस और नो। तो इस केस में यहां पर कौन एक्ट में आ जाएगा, वो काम में आ जाएगा रेजिस्टेंस। और तुम्हें पता है I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या बनता है, वोल्टेज। करेक्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया है R नाम का, ये R नाम का रेजिस्टेंस, क्योंकि I इंटू आर के चक्कर में खुद का यहां पर क्रिएट करेगा एक वोल्टेज, उसे बोलेंगे हम लोग V। तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम करंट यहां से जाएगा, ये भी कनेक्शन पूरा होगा
और ये भी कनेक्शन से फिर वापस गैल्वामीटर में जाएगा। तो जहां आपने पहले 50 मिला था और 50 का इनिशियल में आपने 50 डिग्री का 0 डिग्री किया था, है ना, पहले वाले केस के लिए, वैसे अभी सेकंड टाइम जब यहां से जाएगा तो इसका इंपैक्ट भी वहां से मिलेगा। और क्योंकि ये वायरिंग करेक्ट हुई है, ये भी करंट आपके किसके थ्रू घूमेगा? गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अगेन गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस है, तो गैल्वेनोमीटर इस टाइम कुछ नया डिफ्लेक्शन शो करेगा, समथिंग नया। तो गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिव डिवाइस हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, एक चीज बता रहे हैं। तो होगा क्या? अगेन हमें यहां पर भी आपस बाय टैपिंग जिस जॉकी ऑन द पॉइंट, तो डबल डबल नहीं बनाते समझाने के लिए। मान लो मैंने टैप करते 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 एक और नया पॉइंट ढूंढा जिसको मैं बोल रहा हूं ए डी डैश, और मेजर करूंगा मैं, मेजर लेंथ ऑफ ए डी डैश, इट बी L2। तो क्या किया हमने? वापस टैपिंग करके जॉकी फाइंड आउट किया बेटा, यहां पर भी नल पॉइंट, एक नल पॉइंट निकाला। नल पॉइंट कौन सा निकाला हमने? डी डैश। और जहां हमारा नल पॉइंट का मतलब क्या? जितना भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आया था उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 0। वो 0 हुआ मतलब वहां पर उस ईएमएफ को बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो दैट डज इट मींस अब किसके ईएमएफ को सर? क्योंकि अभी कौन ऑपरेट हो रहा है आपका? V। तो V, तो अकॉर्डिंग टू, अगेन मैं यहां पर अगर कंसेप्ट लगाऊं, क्योंकि हमने नल पॉइंट निकाल लिया है, करेक्ट, तो हमें बैलेंसिंग लेंथ भी मिल चुकी है L2। तो अभी हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेम प्रिंसिपल को यूज करते हुए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल का अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं तो मेरा V का फॉर्मूला बनेगा I इंटू सिग्मा इंटू L2, क्योंकि सेकेंड वक्त की बैलेंसिंग लेंथ को हमने यहाँ पर ले लिया है L2। तो इस तरह से हमें सेकेंड भी वैल्यू मिल गई और अभी आपका पूरा सर्किट ऑपरेट चालू है, शुरू है। अभी देखो, अब इसको रेशो में अगर लेने जाए, है ना, जैसे आज अभी तक दोनों डिवीजन में हम करते जा रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम लोग इसको रेशो में लेना चाहे, ठीक है, तो डिवाइड करना चाहे तो क्या होगा? विल गो फॉर टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट इट विल फॉर्म, देखो क्या बनेगा बेटा? E1 अपॉन V फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L1 अपॉन I इंटू सिग्मा इंटू L2। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो I सिग्मा बिकम्स कैंसल। सो आपको मिलेगा आपका पहला वैल्यू E1 बाय V becomes is equal to L1 by L2। लेकिन अब तक हमें वो नहीं मिला जहां हम जाना चाहते हैं। कौन कहा जाना है हमें? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी यहां हमें एक छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। वो कंसेप्ट क्या है? वी नो बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अभी इस ओम्स लॉ का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, तो वो हमने आपको ऊपर ही समझाया कि तो जब आपने इस की को ऑन किया, करंट गया रेजिस्टेंस, तभी तो क्या बना? वोल्टेज। तो इस V की वैल्यू हमें पता है। ओम्स लॉ के हिसाब से ये जो V आपने लगाया है उस V का फॉर्मूला कितना है बेटा? I इंटू R, इक्वेशन नंबर 4। और जब ये सर्किट पूरा ऑपरेट हो रहा है तो यही I नाम का करंट पूरे सर्किट से दौड़ रहा है, तो I R से भी दौड़ रहा है, स्मॉल r से भी दौड़ रहा है, और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगा है तो यहां से करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस E1 के लिए तो ये दोनों आ जाएंगे, करेक्ट। एंड अगर मैं वही E1 के लिए लगाऊं तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा? मेरा E1 का करंट I इंटू R, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, करेक्ट, ये आपको पता है ओम्स लॉ का ही हायर वर्जन कौन है? किरचॉफ का। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर मैं यहाँ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स लूं तो मेरा यहाँ पर एक ही बैटरी लगा है E1 का, उस E1 में क्या आ रहा है? I इंटू R प्लस बाजू में और क्या आ रहा है? I इंटू स्मॉल r। तो आप किसी भी लेवल पे जाओ, बाय यूजिंग किरचॉफ्स के केवीएल के हिसाब से जाओ, या इस बैटरी का पॉजिटिव टू नेगेटिव का करंट पकड़ो तो इसका I से R में जा रहा है, और अगेन I से क्या में आएगा? स्मॉल r आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव के इसके हिसाब से। तो अगर हम यहां से I कॉमन निकाल ले तो आपके E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और अभी बेटा वो दिखना शुरू हुआ जिसमें हम निकालना चाहते हैं। कौन निकालना चाहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस।
ये आपके E1 के फॉर्मूले में आ चुका है। और देखो हमें E1 बाय V का रेशियो मिला है, वी गॉट द वैल्यू ऑफ V, हमें वैल्यू मिली है E1 की, तो अभी हम दोनों वैल्यूज को डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सो जस्ट लास्ट कंसेप्ट एंड लास्ट 2-3 लाइंस फॉर द डेरिवेशन फ्रॉम इक्वेशन, हम वैल्यू डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में 4 और 5 की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 जहां जहां आपको दिख रहा है वो रिप्लेस करिए। E1 की वैल्यू क्या है, I इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। V का वैल्यू कितना है, क्योंकि V नीचे V की वैल्यू है हमारे पास I इंटू R एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू, राइट साइड में तो वही है L1 बाय L2, सो वी विल गो विद द सेम L1 बाय L2। जैसे हम लोग यहां जाएंगे हमारा I बिकम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो रिमेनिंग फॉर्मूला कितना बचा है मेरे पास, आई हैव लेफ्ट इट विद R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन R इज इक्वल टू L1 बाय L2। इफ आई सेपरेट द बेस हियर, अगर मैं यहाँ बेस सेपरेट कर दूं देखो क्या होगा, R बाय R की वैल्यू बन जाएगी 1 और इधर में स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। हमें स्मॉल r निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए हम जा रहे हैं, तो स्मॉल r बाय R का फॉर्मूला कितना होगा, L1 बाय L2 प्लस 1 उधर जाएगा, इट बिकम्स -1। ठीक है, तो आपके स्मॉल r का फॉर्मूला कितना होगा, स्मॉल r का फॉर्मूला होगा L1 बाय L2 -1। अपॉन की चीज क्या में जाएंगी बेटा, इनटू में, तो आपका फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से, जिसको आप और एक तरीके से लिख सकते हो। अगर आप ये फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R का फॉर्मूला इसके अपॉन कुछ भी नहीं, मतलब 1 अगर जोड़ दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर से L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, ऐसे भी आपको इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 6 आया हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, या यू में से L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R। इस तरह से यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। उस पूरा फुल प्लेजेड इस्तेमाल किया जाता है पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट का, साथ में बेसिक लॉज ऑफ ओहम्स लॉ या यू में से केवीएल, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन करके ये आपका लास्ट डेरिवेशन है। और वहां 2 केस है, उन्हें प्रॉपर याद रखना है। जो केस मैंने यहाँ बताई है उनकी तरफ ध्यान देना है। एट अ वन टाइम इनिशियल में दोनों की ऑन नहीं होती, पहले एक की ऑन होती है बेसिक वाली, एक ऑफ होती है, और दूसरी बात दोनों कीज क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर के यूजेस हमारे खत्म होते हैं। इसके साथ ही कुछ आपको प्रिकॉशंस इन यूजिंग पोटेंशियोमीटर बता दे, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर भी क्लियर कर ले। हर बार हमने एप्लीकेशन पढ़ाते वक्त आपको बोला कि एक्सटर्नल सर्किट में जो भी सेल लग रहा है उसका पॉजिटिव कहाँ लगाना है, उसका पॉजिटिव लगाना है जहां बैटरी का क्या लगाना है, लगा है पॉजिटिव। तो ये पहला प्रिकॉशन होता है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर में कहीं भी जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिस जगह बैटरी का पॉजिटिव लगा है उसी जगह एक्सटर्नल सेल का पॉजिटिव लगना चाहिए। अगर ये सेल उल्टा लगाओगे तो यहाँ पर आंसर मिलने वाले नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट प्रिकॉशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। दूसरा पोटेंशियोमीटर का प्रिकॉशन कि जो वायर लेते हो पोटेंशियोमीटर की, वो वायर क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। करेक्ट, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, कोई टूटी जॉइंटेड वायर चलेगी नहीं, अखंड एक यूनिफॉर्म वायर होनी चाहिए, सो दैट वायर का रेजिस्टेंस और वायर की लेंथ आपको यूनिफॉर्मली अच्छी मिले। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट थिंग, वायर की लेंथ को जितना चाहे उतना आप बड़ा कर सकते हो, सो दैट आपको बड़े से बड़ा वोल्टेज टैप करके आपको मिल जाए। मतलब आपके रेजिस्टेंस का ग्राफ आप एज स्मॉल एज पॉसिबल, छोटे से छोटा बना सकते हो। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई वी कॉल दिस एज अ बैटरी एंड व्हाई वी कॉल दिस एज एक्सपेरिमेंटल सेल। तो बेटा बैटरी मतलब जिसका ये क्या होगा, बड़ा, और सेल मतलब इसका यहाँ क्या होगा, छोटा।
ये आपके एक्सपेरिमेंटल सेल क्यों है? तो सुनो, जो भी एक्सपेरिमेंटल सेल होते हैं उनका ईएमएफ ऑलवेज छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू बैटरी। दैट मीन्स अगर ये बैटरी 5 वोल्ट की है तो आपका एक्सपेरिमेंटल सेल ऑलवेज क्या होगा? छोटा। बैटरी का वोल्टेज कभी भी बड़ा होता है, इसलिए इसे बैटरी बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है? सेल। इन द केस ऑफ लास्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड में तो बेटा याद करो, एक केस जब आती है कि दोनों का ईएमएफ क्या होता है? एट E1 प्लस E2। इन केस ऑफ सम केस में दोनों के ईएमएफ ऐड होते हैं, उस केस में तो मान लो E1 की वैल्यू 5 वोल्ट है, E2 की वैल्यू 3 वोल्ट है, तो 5 प्लस 3 कितना बनता है? 8 वोल्ट। तो उस केस में तो मेरे बैटरी का वोल्टेज उससे भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो याद रखना, बैटरी का वोल्टेज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल सेल से बड़ा होता है। ये क्या है? प्रिकॉशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर व्हाइल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद एडवांटेजेस। एडवांटेजेस पोटेंशियोमीटर के क्या है? तो एडवांटेज ये है कि पोटेंशियोमीटर आपको परफेक्ट रीडिंग देता है, बारीक से बारीक वोल्टेज की, बारीक से बारीक करंट की, क्योंकि इसका हम दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए एमीटर, एज ए वोल्टमीटर, जो हम सामने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स पोटेंशियोमीटर की रीडिंग काफी परफेक्ट होती है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर एंड एमीटर। एंड इसलिए वोल्टमीटर से आई है, एमीटर से आई रीडिंग को चेकिंग करने के लिए, कैलिब्रेशन के लिए, कैलिब्रेट करना मतलब चेक करना सही है या नहीं है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो दो एडवांटेज। तो डिसएडवांटेज तो हो गए, क्योंकि फायदे है तो नुकसान भी हो गए। क्या? एमीटर एंड वोल्टमीटर काफी छोटे डिवाइस होते हैं, उसे जेब में डाल के पिक पॉकेट ले घूम के सकते हो। बट वोल्टमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक वुडन बॉक्स होता है जो 1 मीटर का डब्बा होता है। क्या 1 मीटर का डब्बा जेब में आएगा? बैग में आएगा? नहीं आएगा। तो पोटेंशियोमीटर जो है हैंडी नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। वोल्टमीटर एमीटर कैसे है? पोर्टेबल है, हैंडी है, छोटा सा डिवाइस है, कहीं भी लेके जा सकते हो। दैट्स द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियोमीटर इज नॉट हैंडी एंड पोर्टेबल। सेकेंड, एमीटर वोल्टमीटर में पता है आपको 2 पॉइंटर होते हैं। एमीटर दो पॉइंट के बीच का करंट देखना है, सीधा पॉइंटर के 2 एमीटर के 2 पॉइंट डाल दो, फट से क्या मिल जाएगा? आपको करंट मिल जाएगा। या वोल्टमीटर में भी 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे हम लोग उसका वोल्ट काउंट करते हैं, और जो 2 पॉइंटर है 2 जगह पे लगा दो, 2 टर्मिनल के बीच का क्या मिलेगा? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी ईएमएफ वोल्टेज निकाले हैं, बट ये वोल्टेज पोटेंशियोमीटर पे डायरेक्ट मिलते नहीं है। पोटेंशियोमीटर के लिए पूरा आपको पहले इंटरनल सर्किट बनाना पड़ेगा, एक्सटर्नल सर्किट बनाना पड़ेगा, पूरा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इट डज इट मीन्स पोटेंशियोमीटर डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग। इसके लिए पूरा क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। वही वोल्टमीटर और एमीटर, डायरेक्ट उठाओ, नॉब घुमाओ, पॉइंटर लगा दो, डायरेक्ट रीडिंग देते हैं। तो वोल्टमीटर एंड एमीटर गिव्स डायरेक्ट रीडिंग, whereas potentiometer does not give the direct reading. So these are the 2 disadvantages of potentiometer. तो फायदे है तो नुकसान भी है छोटे मोटे, but yes, पोटेंशियोमीटर इज अ परफेक्ट डिवाइस फॉर एनी कैलिब्रेशन। हर एक वोल्टेज, हर एक करंट आपको काफी परफेक्ट मिलता है। तो इस तरह से हमारा पोटेंशियोमीटर टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी इस लेसन का लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, हाउ टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। एमसीजी का इस्तेमाल वोल्टमीटर पे और एमीटर पे कैसे होता है, ये हम लोग आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले लास्ट लेक्चर में